नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कांग्रेस आला कमान से मिलने के बाद हेमंत सोरेन की कैबिनेट तय, पहली बार विधायक बनी ये महिला बनेगी मंत्री। नई दिल्ली में मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चा की। कांग्रेस के 16 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। गठबंधन सरकार में कांग्रेस के कोटे से कितने और कौन मंत्री बनेंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। पूर्व मंत्री आलमगीर की पत्नी और पाकुड़ से विधायक निसात आलम मंत्री दौड़ में आगे हैं। ऐसे में जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का पत्ता कट सकता है। कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं। वहीं झामुमो का एक खेमा डॉक्टर अंसारी को मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर अंसारी के बयानों से समय समय पर गठबंधन को परेशानी होती है। इधर पिछली सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल दीपिका पांडे और डॉक्टर रामेश्वर उरांव को फिर से मौका देने के लिए कुछ नेता लॉबिंग कर रहे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस के विधायक दिल्ली में डटे हैं। कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। विधायक रामेश्वर उरांव, श्वेता सिंह और निसात आलम को छोड़कर सारे नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में आला नेताओं के दरबार में हैं। विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर अपनी पैरवी की है। वहीं दिल्ली में अपने पहुंचने वाले नेताओं से भी पैरवी कराई जा रही है। कांग्रेस आला कमान के पत्ते नहीं खोले हैं। झामुमो अल्पसंख्यक कोटे से इस बार हफीजुल की जगह एमटी राजा को मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी के संभावित मंत्रियों में कोल्हान से दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन, कोयलांचल से मथुरा महतो और सुदीप्त कुमार सोनू मंत्री बन सकते हैं। वहीं संथाल से लुइस मरांडी, एमटी राजा या हफीजुल हसन मंत्री बन सकते हैं। पार्टी इस बार मुख्य सचेतक के नाम पर भी विचार कर रही है। हेमलाल या स्टीफन में से किसी एक को उनकी सहमति से मुख्य सचेतक बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का गवाह होंगे ये दिग्गज, जाने पूरी लिस्ट। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से अतिथि रांची पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में आने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने सभी गणमान्य लोगों को राजकीय अतिथि घोषित किया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सभी अतिथि 28 नवंबर को रांची आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर उसी दिन वापस लौट जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस, राजद और माले के वरीय नेताओं का पहुंचना भी संभावित है। हालांकि अब तक उनकी स्वीकृति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। महिलाओं ने बदला इंडिया गठबंधन के लिए समीकरण, मैया सम्मान गोगो दीदी पर पड़ी भारी। हाल ही में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव ने महिला मतदाताओं पर बढ़ते राजनीतिक फोकस को उजागर किया है। इस चुनाव में सभी प्रमुख दलों ने इस महत्वपूर्ण वर्ग को लुभाने के लिए मैया केंद्रित कल्याण योजनाओं को सामने रखा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन दोनों ने महिलाओं का साथ पाने के लिए उन्हें लक्षित कर अपनी रणनीतियां तैयार की। झामुमो सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की और इस योजना के तहत अगस्त 2024 से प्रति माह महिलाओं को 1000 रूपए देना शुरू किया। लोकनीति CSDS के आंकड़े से पता चलता है कि सर्वेक्षण में महिला परिवारों की 2/3 महिला सदस्यों ने इस योजना के लिए पंजीकरण किया। इन परिवारों में से लगभग आधे ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया, जो बताता है कि इस योजना का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर भाजपा की गोगो दीदी योजना, जिसमें वादा किया गया कि राज्य में भाजपा की सरकार आने पर महिलाओं को 2100 रूपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। इस योजना ने भी महिलाओं का ध्यान खींचा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से महिलाओं को इस योजना के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पार्टी की पहुंच बढ़ी। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि जिन घरों में महिलाओं ने गोगो दीदी योजना के लिए पंजीकरण कराया, उनमें से कुल औसतन की तुलना में भाजपा का वोट शेयर अधिक रहा, जो एनडीए के लिए वोट करने में इसका प्रभाव दिखता है। गोगो दीदी योजना के जवाब में ही झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में मैया सम्मान योजना के लिए दिए जाने वाले भुगतान को बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति माह कर दिया। लिंगवार मतदान पैटर्न का सूक्ष्म विश्लेषण करने से पता चलता है कि किस तरह महिलाओं ने चुनावी परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बढ़ने लगी ठंड, जाने कब मिलेगी राहत। झारखंड में ठंड का प्रकोप दिखने लगा है। कई इलाके में रात में पारा लुढ़क कर 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई इलाकों में हवाओं के साथ ठंड भी बढ़ सकती है। रांची के सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो रांची में आज AQI का स्तर 148 रहा।
वायु प्रदूषण को बढ़ने से कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती है। ठंड बढ़ने के कारण लोग अपनी रोजमर्रा की काम को धूप निकलने के बाद कर रहे हैं। सर्द हवा में कनकनी बढ़ गई है। लोग शाम में अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र रांची की माने तो रांची सहित अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में 1 दिसंबर तक ठंड बनी रहेगी। कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे तो वहीं कई इलाकों में धुंध भी छाए रह सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद जयराम महतो ने बताया आगे का रोड मैप। हेमंत सोरेन को दी ये सलाह। भाषा और खतियान आंदोलन से उभरा एक चेहरा अब विधायक बन गया है। इस युवा चेहरे टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM ने विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाया। झारखंड की राजनीति की दिशा बदल दी। 3 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी दूसरे स्थान पर रही। जयराम महतो से हेमंत सोरेन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2019 के जितने वादे किए गए थे सरकार उतने पूरे कर दे तो वही झारखंडियों के हित में होगा। धूर विरोधी राजनेता और राजनीतिक पार्टी के सारे दल एकजुट होकर साम दाम दंड भेद लगाकर जयराम महतो को रोकने के प्रयास में थे। उमरी में NDA के 20,000 वोटों को इंडिया गठबंधन में तब्दील कर दिया गया, लेकिन जनता के लिए किए गए आंदोलन और ज्वलंत मुद्दों पर मुखर होने के कारण लोगों को विश्वास जीतने में मैं सफल रहा। छात्र के मुद्दे, विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी व अपनी पार्टी के मुद्दों के लिए खड़े रहेंगे। राज्य की बेहतरी के लिए पॉलिसी रहेगी तो समर्थन रहेगा, नहीं तो अकेले सदन में मुद्दों का संघर्ष जारी रखेंगे। 5 साल तक हम अकेले रहेंगे, बाद में परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। सिद्धांत और सत्ता अलग विषय है। सिद्धांत से जनता का हीरो बन सकते हैं, लेकिन जनता के लिए काम करने के लिए सत्ता जरूरी है। यह चुनाव सिद्धांत के लिए लड़ा गया है, लेकिन आज भी मैं सत्ता को महत्व नहीं देता। समय पार्टी व जनता की मांग को देखते हुए जो निर्णय होगा किया जाएगा। फिलहाल यह भविष्य के गर्भ में है। चुनाव लड़ना और सत्ता सुख हमारा लक्ष्य नहीं है। हम अपने सहपाठियों के साथ अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर निकले थे। संघर्ष, बलिदान, यातना व आंदोलन के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। विरासत में जो आंदोलन मिला था आज वह जनता के लिए विश्वास के रूप में दिख रहा है। झारखंड में जल्द होगी सिपाहियों की बम्पर बहाली। इतनी सीटों के लिए होगी दौड़। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। बता दें कि पूर्व में झारखंड पुलिस के 4919 रिक्त पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय दिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा में एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव लाई जाए, ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। इस कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी थी। वहीं बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से भी यह काम पूरा नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही के पद नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे उसकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। मामले में कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं। उसके बाद जल्द ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरना धर्म को मान्यता देने की मांग पर जोर। लंबे समय से झारखंड के आदिवासी मांग कर रहे हैं कि देश की जनगणना में उनके लिए एक अलग धार्मिक संहिता की श्रेणी होनी चाहिए, जिसका नाम उन्होंने पूजा स्थल के नाम पर सरना कोड रखा है। वर्तमान में देश की जनगणना में 6 धर्मों को मान्यता मिली हुई है: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म। पर जिन लोगों के धर्म या आस्था इन 6 धर्मों से अलग है, उन्हें अन्य धर्म और मत वर्ग की तरह वर्गीकृत किया गया है। झारखंड के लगभग 15% आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, जबकि इनमें से बाकी आमतौर पर हिंदू या अन्य धर्मों और मान्यताओं का पालन करने वाले के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। हालांकि इन आदिवासियों की धार्मिक आस्था हिंदू धर्म से अलग है। वे प्रकृति की पूजा और हिंदू धर्म से विपरीत उनके नरक और स्वर्ग की अवधारणा नहीं करते हैं, न ही वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं। इसलिए उनमें से बहुत से लोग ना तो हिंदू के रूप में वर्गीकृत होना चाहते हैं, ना ही वे किसी धार्मिक पहचान के बिना रहना चाहते हैं, और ना ही अपने आप को अन्य धर्मों और मान्यताओं का पालन करने वाले के साथ जोड़ना चाहते हैं।
इसलिए वे अपनी धार्मिक पहचान स्थापित करने के लिए देश की जनगणना में अलग धार्मिक संहिता यानी धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।